बेटी ज़ारा जाओ ज़रा पंजीरी बना कर ले आओ, मेरा मीठा खाने को जी चाह रहा है। नफीसा बेगम ने कमरे से ही नई नवेली बहू बेगम को आवाज़ दे डाली थी। नई नई दुल्हन थी। इस रिश्ते को अभी सिर्फ 1 महीना हुआ था। वो सादत मंदी से जी कहकर किचन में जा पहुंची थी। नादिया जब घर में होती थी तब वो अक्सर खुद ही अपने और उसके लिए खाना पका लिया करती थी। दोपहर के लिए बिरयानी या फिर आलू गोश्त का सालन। उन्हें थकावट का एहसास ना होता था। 3-4 रोटियां डालना कौन सा जान जोकू का काम है। ज़रा सा तो काम है, मगर अब जब बहू आ गई थी इसी काम को हाथ लगाने को जी नहीं चाहता था। अपने बेड से, अपने कमरे और अपने इकलौते बेटे से बेइंतहा मोहब्बत महसूस होने लगी थी। ज़ारा होगी कोई 20-21 बरस की, मोटी मोटी आंखों वाली सले जोशी लड़की। पहले पहल मन को बाई भी बहुत थी। सिकंदर को भी ज़ारा पसंद आई थी, मगर कहा भी तो क्या, जैसी आपकी मर्ज़ी। हालांकि उस लड़की को देखकर उसका मन मर्जी करने को दिल किया था, मगर सिकंदर हासा सियाना बंदा था, चुप ही रहा। अब नफीसा बेगम दुल्हन ब्याह कर ले आई थी। बड़े अरमान थे दिल में, सो पूरे हुए। अब इम्तिहान लेने को जी चाहता था। दिल करता था कि हर वक्त अदालत लगी हो और ज़ारा मुजरिम ठहरे, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, हर जुर्म उस पर साबित हो। बस ऐसी जालिम तो वो कभी भी ना थी। मगर अब अचानक मिजाज बदल गया था। मिजाज का क्या है, वो तो कभी भी बदल सकता है। मौसम की तरह नित नए पकवान खाने का दिल चाहता। नई से नई डिश, साफ़ सुथराई का खास ख्याल रहने लगा। मक्खी घर में नज़र ना आए कहीं। बैठने की गुस्ताही तो दूर की बात है। वो ऐनक लगाकर साफ़ सुथराई का म्यार चेक करने लगी। ज़ारा आहिस्ता आहिस्ता हलकान होती महसूस होती थी। भाग भाग कर जैसे तंग आ गई थी। सालन हर बार ताज़ा बने, रोटी तवे से उतरकर सामने आए तो किसी करीबी आतिश फिशा के अंगारों पर सीखी हो, तो जायका दोबाला हो जाए, वगैरह वगैरह। भले मानसून की औलाद थी, माँ भी उसकी तो दब्बो सी लगती थी। ये भी ऐसी ही होगी। शाइस्ता को उन्होंने दब्बो सी समझ लिया। हालांकि ससुराली एंग्स उन्होंने भी डट कर खेली थी। वो अच्छी हंसी सियानी खातून थी। ये अहलाक वाली बात तो बाद की थी। अब थक गई तो अहलाक वाली हुई, ये और कहानी है। नफीसा बेगम ने पंजीरी बरी दोपहर में बनवाई थी। नादिया तो इस शिकर दोपहर में पानी का गिलास ला कर भी ना देती थी। वो भी नफीसा खुद ही उठ के खा लेती और उसके लिए भी ले आती। ले नादी, पानी पी, हलक सूख क्या होगा। और वो कभी पी लेती, कभी साइड पर रख दे कह देती। अपनी बेटी जो थी, अरे कहाँ वो और कहाँ ये, उन्होंने सोचा और ज़ारा की पश्त देखने लगी। नादिया वाली बात नहीं इसमें, मेरा दामाद भी तो लाखों में एक है। उफ कितना प्यारा बच्चा है। नादी बच्ची भी तो खूब है। खुश हो के पंजीरी खाने लगी और अगली फरमाइश का भी सोच लिया था। कोई मुश्किल सी चीज़, कोई बहुत थका देने वाला, खड़े होकर पकाने वाला खाना मैं सोचूंगी कि किसी खाने को मेरा जी चाहता है कि मैं खाऊं। उन्होंने तय किया और बिस्तर पर ही लेट गई। एक तो मोए चैनल इतने हैं और काम की कोई भी नहीं होती, और नागिन वाला ड्रामा उसे देखकर तो बच्चों को भी हंसी आ जाती है। नागिन का मेकअप, नागिन का शोहर, बच्चे, फरमाइशें, उफ हंस हंस कर पेट में दर्द हो जाता है। बकौल नादिया की अम्मा, ये कौन से ज़माने की बात हो रही है। कहाँ हो रहा है ऐसा, पता नहीं कौन देखता है ये सब। हम नागनों के पीछे बीन बजाए फिर रहे हैं। ये बीन और सांप का खेल कब ख़त्म होगा। दुनिया कहाँ से कहाँ जा पहुँची है। माँ बेटी हंस हंस कर थक जाती तो ख्वाब बुनने लगती। सुनहरे नाजुक धागे, सुनहरे ख्वाब। ज़िंदगी प्यारा सा ख्वाब तो नहीं है, मगर ख्वाब की तरह गुजार देने को जी चाहता है। ख्वाब तो कच्ची मिट्टी के बने होते हैं, ज़रा सी ठेस लिए तो टूट जाते हैं और दिल बच्चों की तरह रोता है। मगर ये ज़िंदगी है, इसे गुजारना तो है। नादिया रुखसत हुई। एक ख्वाब था कि अपने घर की हो जाए। वो ब्याह कर ससुराल चली गई थी। नफीसा बेगम की बैठे बैठे आंखें नम हो जाती। वो महफिलें याद आने लगती जिन्हें उन्होंने और उनकी नादी ने मिलकर सजाया था। अभी नई नई बात थी, नया नया गम था, सो अब गम गलत होने लगा था। अब घर की भाग दौड़ संभालने का वक़्त था, वरना राज दहानी गई पानी में। नादिया ने आज सुबह ही आने को कहा था। नफीसा बेगम का बस चलता तो आंखें बिछाती। कल ही उन्होंने ज़ारा को घोड़ी वाली सवैयों का जायका ताज़ा करने के लिए पुराने सामान से सवैयों वाली घोड़ी निकलवाई ज़ारा से और लगी सवैयाँ बनवाने का तरीका सिखाने।
بھائی مجھے تو وہی ذائقہ پسند آتا ہے سوئیوں کا، اور نہیں تو کیا۔ یہ پیکٹوں والی سوئیاں اور بند ڈبے کی کھیر، وہ بڑی ٹیڑھی کھیر ثابت ہو رہی تھی زارا کے لیے، مگر صبر کرتے بھی وہ نڈھال ہو ہی گئی۔ سکندر نے وعدہ کیا تھا کہ وہ امی کو سمجھائے گا اور گوڑی پرانے سامان میں واپس رکھوا دے گا۔ اگر پھر بھی امی اپنے اٹل ارادے سے نہ ہٹی تو پھر وہ گوڑی ہی غائب کر دے گا۔ کون امی کو آدم کے زمانے کی گوڑی بنا کر دے گا؟ زارا کو لگتا تھا وہ ٹائم مشین میں بیٹھی ہے اور وقت ایسے بہت پیچھے لے گیا ہے۔ ٹائم مشین کو نفیسہ بیگم اپنی مرضی سے آگے پیچھے کر رہی ہیں۔ بہرحال نفیسہ بیگم آج بہت بہت خوش تھیں۔ بیٹی داماد کی آمد کی وجہ سے دل باغ باغ تھا۔ دوسرا بہو کی لگامیں کسنے کی بھی خوشی تھی۔ انہوں نے کچن میں آ کر ہاسا تھکا دینے والا مینیو سیٹ کیا تھا۔ زارا نے صرف قورمہ بریانی، رائتا اور سلاد بنایا تھا۔ باقی دسترخوان طرح طرح کے پھلوں اور 2 میٹھوں سے سجا ہوا تھا۔ موڈ خراب تو ہوا تھا مگر کلاس بعد میں لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ جواد اور سکندر ملکی سیاست میں الجھ گئے تھے۔ دونوں ماں بیٹی اپنے مشترکہ کمرے میں گئی تھیں۔ نادی کا منہ لٹکا لٹکا سا تھا۔ نفیسہ بیگم نے خریدا تو پتہ چلا کہ ساس محترمہ کو ہر چیز ہر وقت تازہ بنوانے کی بیماری ہے، اور دوسرے سیل بٹے کو تو گویا نادی کے یہ پیسو، یہ کاٹو، یہ موٹا موٹا ہاتھ کے ساتھ پیس کے لے آؤ۔ نادیہ بے حد تھکی تھکی لگ رہی تھی۔ یہ نظر کرم صرف اسی کے حصے میں آئی تھی، ورنہ باقی بہویں تو آزاد تھیں۔ نفیسہ بیگم کو بڑا غصہ آیا تھا۔ پاگل ہو گئی ہے شاید بڑھیا۔ میں نے بیٹی بیاہی ہے، نکرانی نہیں ہے۔ جاتے جاتے داماد جی سے کہا تو نہیں، مگر اگلے روز ساس صاحبہ کو مناسب الفاظ میں سمجھانے کا ارادہ ضرور تھا۔ صبح ہی صبح ناشتہ کرنے بیٹھیں، تب نادیہ کا ہی خیال آیا تو برتن اٹھا کر خود ہی کچن میں آئی اور زارا سے کہنے لگی، اس گوڑی کو اٹھا کر واپس کباڑ میں ڈال دو، بلکہ لاؤ میں ہی رکھ کھاتی ہوں۔ زارا سمجھی سکندر نے سمجھایا ہوگا، مگر سکندر کے کہنے سے پہلے ہی وقت نے بڑی اچھی طرح سمجھا دیا تھا۔ اس دن نادیہ بڑے اچھے موڈ میں بھی تھی۔ نہ امی، اب میری مرضی ہے، سیل بٹے پہ پیسوں یا نہ پیسوں۔ باہر نکلے دانت ہاسے حوصلہ افزا تھے۔ ایک ذرا ذرا سی بات تھی، شکر ہے جلد ہی نفیسہ نے سمجھ لی تھی، ورنہ دیر ہو جاتی۔